आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आउटसाइड विथ हस पर। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग राष्ट्रपति के ऊपर कुछ क्वेश्चन करेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है या किस अनुच्छेद में वर्णित है। देखिए अगर राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति के पद की बात अनुच्छेद 52 में किया गया है और राष्ट्रपति जो है वह संघ के शासन के अंतर्गत आता है। संघ का शासन की बात की जाए तो संघ का शासन संविधान के भाग 5 में वर्णित है और कहां से कहां तक है तो यह अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 151 तक है। भाग 5 संविधान का सबसे बड़ा भाग है, इतना इन्फॉर्मेशन आपको आना चाहिए। क्वेश्चन है कि भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है, तो कार्यपालिका शक्ति जो है वह किसके अंतर्गत होती है, तो यह राष्ट्रपति के अंतर्गत होती है। यह किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो यह अनुच्छेद 53 में वर्णित है। देखिए अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के पद के बारे में बताया गया कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 में बताया गया कि कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होगी, तो राष्ट्रपति के बारे में निहित होगी। साथ ही अनुच्छेद 53 में यह बोला गया कि तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होगा, तो राष्ट्रपति ही होगा। अनुच्छेद 54 और अनुच्छेद 55 किससे संबंधित है, तो यह निर्वाचन से संबंधित है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। भारत ने शासन व्यवस्था का कौन सा स्वरूप अपनाया है, तो भारत ने इंग्लैंड से संसदीय स्वरूप को स्वीकारा है, यानी संसदीय मॉडल के आधार पर भारत में शासन व्यवस्था होता है और यह किस देश से अपनाया है, तो यह इंग्लैंड से अपनाया है। क्वेश्चन 3, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है। देखिए मंत्रिपरिषद है, अगर हम व्यक्तिगत रूप की बात किया जाए यानी एक व्यक्ति किसके प्रति उत्तरदायी होगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रपति। पर वहीं अगर सामूहिक रूप से बात किया जाए यानी कि सब एक साथ मिलकर, तो सामूहिक रूप से ये सभी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो 3 का क्या आंसर हो जाएगा, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। क्वेश्चन 4, कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख कौन होता है। देखिए 2 प्रमुख हो गया, एक होता है संवैधानिक प्रमुख, एक हो गया वास्तविक प्रमुख। अगर वास्तविक प्रमुख की बात किया जाए तो भारत में कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री होते हैं। वहीं क्वेश्चन 5 की बात किया जाए कि देश का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, तो देश का संवैधानिक यानी संविधान के अनुसार सबसे प्रमुख कौन है, हेड कौन है, तो यह होता है भारत का राष्ट्रपति। क्वेश्चन 6, देश का प्रथम नागरिक कौन होता है, तो अगर हम प्रथम नागरिक की बात करें तो देश का प्रथम नागरिक भारत का राष्ट्रपति होगा। वहीं अगर दूसरे नागरिक की बात किया जाए यानी कि राष्ट्रपति के बाद दूसरे नंबर पर वरीयता के आधार पर कौन है, तो यह हो जाएंगे भारत के उपराष्ट्रपति। क्वेश्चन 7, कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद की योग्यता से संबंधित है। राष्ट्रपति के पद की योग्यता अनुच्छेद 58 में वर्णित है और इसमें कहा गया है, पहला शर्त क्या है कि वह भारत का क्या हो, नागरिक हो, यानी भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। दूसरा शर्त है कि उनका मिनिमम जो आयु है, न्यूनतम जो उम्र है वह 35 वर्ष होना चाहिए। साथ ही साथ उसे लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए और वह किसी भी लाभ के पद पर ना हो। क्वेश्चन 8, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए, तो न्यूनतम आयु सीमा की बात करें तो यह न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, साथ ही आप ये ध्यान में रख लेना कि लोकसभा के सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितना है, 25 साल और राज्यसभा के सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितना है, 30 साल। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन भाग लेता है, तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में ये देखो राष्ट्रपति का चुनाव है अनुच्छेद 54 और अनुच्छेद 55 से संबंधित है। अनुच्छेद 54 में बोला गया कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन भाग लेगा, तो इसमें भाग लेते हैं राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा के केवल और केवल निर्वाचित सदस्य। देखिए 2 प्रकार का सदस्य हो गया, एक होता है मनोनीत, दूसरा निर्वाचित। तो सारे निर्वाचित सदस्य चाहे वह राज्यसभा के हो, लोकसभा के हो या विधानसभा के हो, निर्वाचन में भाग लेंगे। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि बताया गया है। इसमें राष्ट्रपति का जो चुनाव है वह कैसा होता है, तो यह अप्रत्यक्ष तरीके से होगा। साथ ही साथ यहाँ पर गुप्त मतदान का व्यवस्था है। एकल संक्रमणीय अनुपातिक मत पद्धति के आधार पर राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा। क्वेश्चन 10, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए उम्मीदवार को कितने प्रस्तावक और कितने अनुमोदक की जरूरत है, तो देखिए
जब भी राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा, चुनाव होगा, तो उम्मीदवार को 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक की जरूरत होती है। अगर वहीं उपराष्ट्रपति का चुनाव होता तो उपराष्ट्रपति के केस में 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक की जरूरत होती है। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में एक व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है? तो यहाँ पर भारत में इसका कोई चर्चा नहीं है, यानी भारत में असीमित बार, यानी जितनी बार वह चुनाव जीतता है उतनी बार वह राष्ट्रपति बन सकता है। वहीं बात अगर हम अमेरिका की कर लें, यूएसए की कर लें, तो वहाँ पर एक व्यक्ति मैक्सिमम 2 बार वहाँ का राष्ट्रपति बन सकता है। क्वेश्चन 12, राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन किस अनुच्छेद में वर्णित है? पुनर्निर्वाचन कहने का मतलब कि वह दोबारा उसका चुनाव में भाग लेगा या नहीं लेगा, तो यह अनुच्छेद 57 में वर्णित है। क्वेश्चन नंबर 13, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा कौन और किस अनुच्छेद के तहत करता है? देखिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन में अगर कुछ विवाद हो जाता है तो उसका निपटारा कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा, उच्चतम न्यायालय करेगा। और किस अनुच्छेद के तहत करेगा? तो यह अनुच्छेद 71 के तहत करता है। क्वेश्चन नंबर 14, अगर राष्ट्रपति का निर्वाचन अवैध घोषित होता है तो राष्ट्रपति द्वारा किए गए कार्य क्या होंगे? देखिए, अगर राष्ट्रपति का निर्वाचन हो गया, राष्ट्रपति बन गया, उसने कुछ काम किए, काम करने के बाद उसका निर्वाचन अवैध होता है तो राष्ट्रपति को हटना पड़ेगा, पर उसके द्वारा जो किए गए कार्य हैं वह क्या रहेंगे? वह वैध ही बने रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, राष्ट्रपति का समान कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राष्ट्रपति का कार्यकाल अनुच्छेद 56 से संबंधित है और अनुच्छेद 56 में यह बताया गया कि राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वह समानता 5 वर्ष का होता है। 5 वर्ष से पहले वह इस्तीफा देकर हट सकते हैं या फिर राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में वर्णित है। राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है हम किसी भी संसद से शुरू कर सकते हैं। वहीं अगर हम उपराष्ट्रपति की बात करें तो उपराष्ट्रपति पर महाभियोग जो है वह कहाँ से शुरू किया जाएगा? राज्यसभा से ही शुरू किया जाएगा। तो 15 में क्या आंसर हो जाएगा कि राष्ट्रपति का समान कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो सही जवाब हो जाएगा 5 वर्ष। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति का शपथ किस अनुच्छेद में वर्णित है? देखिए, राष्ट्रपति जो है वह सुप्रीम कोर्ट के यानी कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सामने शपथ लेता है। और किस अनुच्छेद के तहत? तो यह अनुच्छेद 60 के तहत शपथ लेता है। वहीं अगर हम उपराष्ट्रपति की बात करेंगे तो उपराष्ट्रपति जो है वह भारत के राष्ट्रपति के सामने शपथ लेता है। क्वेश्चन 17, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र भारत के उपराष्ट्रपति को देता है। क्लियर? और साथ ही यह एक इन्फॉर्मेशन याद रखेंगे कि इस बात की जो सूचना है यह किसे दिया जाता है? तो यह लोकसभा के स्पीकर को यानी लोकसभा के अध्यक्ष को दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? क्योंकि लोकसभा जो है वह जनता का सदन है। जनता का सदन होने का मतलब कि पूरे भारत को यह सूचित करना लोकसभा के अध्यक्ष का काम है कि राष्ट्रपति ने अपना त्यागपत्र दे दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 18, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद में वर्णित है? अगर राष्ट्रपति संविधान के अनुरूप काम नहीं करते तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा उनको हटाया जाता है और यह अनुच्छेद 61 में वर्णित है। राष्ट्रपति पर महाभियोग, देखिए, राष्ट्रपति पर महाभियोग लाना है तो किसी भी सदन से शुरू किया जाता है। किसी भी सदन से शुरू किया जाता है, पर जिस सदन में शुरू करना है उस सदन के 1/4 सदस्यों के द्वारा हस्ताक्षर होकर आना चाहिए और राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व इसकी सूचना दी जाती है। और जिस सदन में पहले बहस होगा और बहस के बाद अगर 2/3 बहुमत से पारित होता है तब यह दूसरे सदन में जाएगा और दूसरे सदन में भी 2/3 बहुमत से पारित हो जाए तो राष्ट्रपति को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। अभी तक भारत में एक भी राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग नहीं लाया गया है। क्वेश्चन 19, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस सदन से शुरू की जाती है? तो हम किसी भी सदन से शुरू कर सकते हैं। यहीं अगर उपराष्ट्रपति का बात होता तो उपराष्ट्रपति के लिए हम लोग राज्यसभा से ही हमेशा शुरू करेंगे। क्वेश्चन 20, राष्ट्रपति के महाभियोग प्रक्रिया में कौन कौन भाग लेता है? देखिए, राष्ट्रपति का जब महाभियोग प्रक्रिया होगा तो उसमें राज्यसभा और लोकसभा के सभी सदस्य भाग लेंगे, चाहे वह निर्वाचित हो या मनोनीत हो। ध्यान रखने वाली बात है
कि जब राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा था तो उसमें कौन भाग ले रहा था, तो उसमें केवल निर्वाचित सदस्य ही भाग लिए थे, और वह भी लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के। पर महाभियोग प्रक्रिया में राज्यसभा और लोकसभा के सभी सदस्य भाग लेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, राष्ट्रपति को कम से कम कितने दिन पूर्व महाभियोग लाने की सूचना दी जाती है? याद रखेंगे 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना दी जाती है। क्यों? और ये देखो, ये जो महाभियोग है यह कैसा प्रक्रिया है, तो यह अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, यानी कि राष्ट्रपति को अपना वकील रख के या खुद के माध्यम से अपनी सफाई देने का पूरा हक है। क्वेश्चन 22, अगर राष्ट्रपति का पद महाभियोग द्वारा रिक्त होता है तो कितने समय के भीतर नए राष्ट्रपति का निर्वाचन होना अनिवार्य है? देखो, यह राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो यह अनुच्छेद 62 से यह रिलेटेड है, और अनुच्छेद 62 में यह बोला गया कि किसी कारणवश राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो 6 माह के भीतर में राष्ट्रपति का चुनाव करना अनिवार्य है। तब तक भारत के उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। अगर मान लिए कि उपराष्ट्रपति भी अपने पद पर नहीं है, तब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, किसी कारणवश राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कौन करेगा? देखिए, राष्ट्रपति का पद रिक्त है तो उस समय उपराष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे, और उस दौरान उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के समान वेतन भत्ता, सुविधा सब कुछ मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 24, यदि उपराष्ट्रपति का पद भी रिक्त हो तब कार्यवाहक राष्ट्रपति का पद कौन संभालेगा? तो उस केस में भारत के जो CJI हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, या फिर सुप्रीम कोर्ट के CJI की अनुपस्थिति में वरीयता के आधार पर जो सबसे वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे वो राष्ट्रपति का पद संभालेंगे। अभी तक एम हिदायतुल्ला ऐसा करने वाले एकमात्र CJI हैं जो CJI होकर भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए। राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना होता है? तो राष्ट्रपति का मासिक वेतन 5 लाख रुपया प्रति माह होता है, और यह भारत के संचित निधि से दिया जाता है। संचित निधि अनुच्छेद 266 से संबंधित है। किस अनुच्छेद में वर्णित है कि राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग है? देखिए, संघ का जो शासन है वह भाग 5 के अंतर्गत आता है, और भाग 5 का संबंध अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 151 तक है। वहीं अगर हम संसद की बात करेंगे तो अनुच्छेद 79 में बताया गया है कि संसद के 3 अंग हैं, एक लोकसभा, एक राज्यसभा और दूसरा भारत का राष्ट्रपति। यानी अनुच्छेद 79 के अनुसार राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग होता है। क्वेश्चन नंबर 27, संसद के स्थगन के समय राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश जारी कर सकता है? स्थगन का मतलब कि अगर संसद का सत्र नहीं चल रहा हो तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करता है। वहीं अगर हम राज्यों की बात करेंगे तो राज्यों में अध्यादेश कौन जारी करेगा? तो राज्यपाल जारी करता है, और किस अनुच्छेद के तहत? तो 213 के अनुसार। देखिए, संसद जो है वह किस सूची पर काम करेगा? संघ सूची, साथ ही साथ समवर्ती सूची के विषय पर कानून बनाता है। तो अध्यादेश भी राष्ट्रपति संघ सूची और समवर्ती सूची के विषय पर बनाता है। वहीं राज्यपाल की बात करेंगे तो राज्यपाल राज्य सूची के विषय और समवर्ती सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है। यह अध्यादेश का जो काल है वह 6 महीने तक ये रहता है, और क्योंकि 6 महीने के बाद में संसद का सत्र चालू हो जाएगा, और संसद सत्र होने के 6 सप्ताह के भीतर में इस अध्यादेश को अनुमोदन किया जाएगा। अगर इसका समर्थन नहीं मिलता है तो इसकी समाप्ति हो जाएगी। तो अध्यादेश का मैक्सिमम अगर टाइम पूछा जाए कि अध्यादेश का प्रभाव मैक्सिमम कितना रहता है, तो 6 माह 6 सप्ताह तक रहता है। ये आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन 28, अध्यादेश का प्रभाव कितने समय तक रहता है? देखिए, अध्यादेश का प्रभाव सबसे पहले 6 माह तक रहता है। 6 माह के बाद संसद का सत्र शुरू हो जाता है। उसके बाद अगर मान के चलो कि यह जो नियम था वह सही है तो यह आगे भी कंटिन्यू होगा, और नहीं तो इसकी समाप्ति हो जाएगी। तो इसका अगर मैक्सिमम टाइम पूछेगा तो 6 माह 6 सप्ताह बोलेंगे, नहीं तो नॉर्मली इसका टाइम कितना है? 6 माह तक का ही अध्यादेश होता है। राष्ट्रपति किस विषयों के ऊपर अध्यादेश जारी कर सकता है? देखिए, राष्ट्रपति उसी विषय पर अध्यादेश जारी करेगा जिस विषय पर संसद कानून बनाता है। और संसद किस विषय पर कानून बनाएगा? तो एक संघ सूची के विषय पर और दूसरा समवर्ती सूची के विषय पर। क्लियर?
नंबर 30, तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? देखिए यह अनुच्छेद 53 में वर्णित है कि तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होगा, तो भारत का राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। अनुच्छेद 31, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति किसी दोषी व्यक्ति को क्षमा दान दे सकता है? तो यह अनुच्छेद 72 में वर्णित है कि राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को क्षमा दान दे सकता है, चाहे वह उसे मृत्यु दंड दिया गया हो या फिर सैन्य न्यायालय से उसे सजा मिली हुई। वहीं अगर हम राज्यपाल की बात करेंगे तो राज्यपाल अनुच्छेद 261 के तहत क्षमादान दे सकता है, पर राज्यपाल मृत्यु दंड और सैन्य मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। अनुच्छेद 32, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति सार्वजनिक महत्व के मामले में उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेता है? देखिए राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 143 के तहत सार्वजनिक महत्व के मामले में सुप्रीम कोर्ट से परामर्श लेता है। लेकिन हाँ, यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 33, राष्ट्रपति की वीटो शक्ति किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो याद रखेंगे कि राष्ट्रपति का वीटो शक्ति अनुच्छेद 111 में वर्णित है। वहीं राज्यों में राज्यपाल की बात किया जाए तो यह वीटो शक्ति अनुच्छेद 200 में वर्णित है। राष्ट्रपति के पास कितने प्रकार के वीटो शक्ति है? तो याद रखेंगे राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार के वीटो शक्ति है। एक है पूर्ण वीटो, एक है निलंबनकारी वीटो और एक है पॉकेट वीटो। पूर्ण वीटो का मतलब क्या है कि राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को समाप्त कर देता है। निलंबनकारी वीटो का मतलब है कि वह विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाता है, और पॉकेट वीटो का मतलब है कि वह अपना विचार सुरक्षित रख लेता है। पॉकेट वीटो का प्रयोग 1986 में ज्ञानी जैल सिंह ने डाक टार संशोधन विधेयक 1986 पर केवल किए थे। क्वेश्चन 35, राष्ट्रपति किस विधेयक के मामले में निलंबनकारी वीटो का प्रयोग नहीं कर सकती? निलंबनकारी वीटो का मतलब कि पुनर्विचार के लिए भेजना। तो याद रखेंगे कि धन विधेयक के मामले में राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकती। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? धन विधेयक। क्वेश्चन नंबर 36, यदि किसी साधारण विधेयक पर दोनों सदनों में कोई असहमति है तो उसे सुलझाने के लिए राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत संयुक्त बैठक बुला सकती है? याद रखेंगे कि साधारण विधेयक में अगर असहमति होता है तो उसके लिए संयुक्त बैठक का प्रावधान है। इसे कौन बुलाएगा? याद रखेंगे राष्ट्रपति। और किस अनुच्छेद के तहत बुलाता है? तो अनुच्छेद 108 के तहत। क्वेश्चन नंबर 37, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों का मनोनयन करता है? तो 12 सदस्यों का मनोनयन राज्यसभा में होता है, और यह किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो अनुच्छेद 80(3) के तहत होता है। क्वेश्चन नंबर 38, किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा में मनोनीत होने वाले 2 एंग्लो इंडियन का प्रावधान को समाप्त कर दिया गया? जैसे याद ध्यान रखिए कि जैसे अभी राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन होता है, वैसे पहले लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन सदस्य का मनोनयन होता था, पर 104वां संविधान संशोधन के द्वारा इस प्रावधान को हटा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 39, वे कौन से राष्ट्रपति थे जिनका निर्वाचन दूसरे चक्र के मतगणना से हुई थी? देखिए वे कौन से राष्ट्रपति थे जिनका निर्वाचन दूसरे चक्र की मतगणना से हुई थी? तो राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है अनुच्छेद 54 और अनुच्छेद 55 में वर्णित है। 54 में क्या था? तो ये 54 में निर्वाचक मंडल की बात किया गया था। निर्वाचक मंडल का मतलब कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेंगे। कौन भाग लिए थे? तो लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के केवल निर्वाचित सदस्य भाग लिए थे। वहीं 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि बताई गई थी, जिसमें वह एकल संक्रमणीय मत पत्ती के आधार पर अप्रत्यक्ष तरीके से चुनाव होता है। तो यहाँ पर क्या है कि जो मतगणना है पहले प्रथम वरीयता के आधार पर होगा, फिर दूसरे वरीयता के आधार पर होगा। तो दूसरे वरीयता के आधार पर चुनने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन हुए? बीवी गिरी हुए। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 40, निर्विरोध राष्ट्रपति का चुनाव जीतने वाले राष्ट्रपति कौन थे? ये फैक्ट है, आपको याद रखना है कि नीलम संजीव रेड्डी। कौन? नीलम संजीव रेड्डी एकमात्र राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध राष्ट्रपति का पद जीते। साथ ही इनके बारे में एक और फैक्ट याद रखेंगे कि ये सबसे कम उम्र के बनने वाले राष्ट्रपति थे।
क्वेश्चन नंबर 41, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को संसद को बुलाने, सत्रावसान करने और लोकसभा को भंग करने का अधिकार है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 85। अनुच्छेद 85 के अनुसार राष्ट्रपति संसद को बुलाता है, सत्रावसान करता है या लोकसभा को भंग करता है। याद रखेंगे कि लोकसभा का जो कार्यकाल है वह 5 वर्ष होता है। लोकसभा के सदस्यों का भी कार्यकाल 5 साल ही होता है। पर वहीं अगर हम राज्यसभा की बात करेंगे तो राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जाएगा, यानी कि राज्यसभा का कार्यकाल अनंत है। पर राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष होता है। साथ ही और याद रख लेंगे कि राज्यसभा के हर दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य हटते हैं। हर दूसरे वर्ष, याद रखेंगे, हर दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य राज्यसभा से हटते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है? याद रख लेंगे अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है। क्वेश्चन नंबर 43, आकस्मिक निधि किसके अधीन होता है और यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? देखो, 2 प्रकार का निधि है। एक निधि है आकस्मिक निधि, यह किसके अधीन होता है? यह राष्ट्रपति के अधीन होता है और यह अनुच्छेद 267 में वर्णित है। आकस्मिक निधि होने का मतलब, इमरजेंसी फंड होने का मतलब कि अगर संसद का सत्र नहीं चल रहा हो और पैसे की जरूरत हो तो आकस्मिक निधि से राष्ट्रपति पैसा निकाल सकता है। वहीं बाकी काम भारत के संचित निधि से होता है और संचित निधि का नियंत्रण किसके पास है? तो भारत के संसद के पास है। और यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 266 में वर्णित है। यहाँ पर एक फैक्ट और याद रख लेंगे अनुच्छेद 112 के बारे में कि अनुच्छेद 112 में क्या है? तो हर साल भारत का आर्थिक बजट जो है वह पेश किया जाता है। तो किस अनुच्छेद के तहत? 112 के तहत पेश किया जाता है। चलिए, तो इस तरह से हम लोग राष्ट्रपति के ऊपर जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे सारे अटेम्प्ट कर लिए। उम्मीद करता हूँ यह आपके लिए बेहतर साबित हुआ होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो आप इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें और पढ़ाई अच्छे से करें।